चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे, ठीक है। आज हमें दूसरा पार्ट है हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। इफ़ रुपी इज़ गेटिंग डेप्रीशिएटेड फास्ट एंड इज़ कंसिडर्ड अनडिज़ायरेबल बाय द गवर्नमेंट, द आरबीआई मे डिसाइड, आरबीआई में एडवाइज्ड टू। तो 4 ऑप्शंस हैं, तो पहले आप बताओ अपनी बुद्धि लगा के। मनी एंड बैंकिंग का क्वेश्चन है। बताओ ईशान बाबू। इफ रुपीज गेटिंग डेप्रीशिएटेड, ठीक है, फास्ट एंड इज कंसिडर्ड अनडिजायरेबल बाय द गवर्नमेंट, द आरबीआई में बी एडवाइज्ड टू। तो रुपी अगर डेप्रीशिएट हो रहा है बहुत तेज़ी से, है ना, तो रुपी डेप्रीशिएट होने का मतलब है एक तरह से करेंसी डेप्रीसिएशन हो रहा है, ठीक है। तो मतलब ऐसे लिख लेते हैं कि करेंसी मान लो डेप्रीशिएट हो रही है। तो ऐसे में आरबीआई क्या करेगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आरबीआई क्या करेगी। और डी से क्या होगा? चलो तो मैं कॉन्सेप्ट याद दिलवा देता हूँ तो थोड़ा आपको पता रहेगा। देखो, आरबीआई जो होता है वो 2 काम कर सकता है, आपको दोनों के इफ़ेक्ट पता होने चाहिए। या तो आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज को बेचता है मार्केट में, या वो फॉरेन एक्सचेंज को बाय करता है, ठीक है। आरबीआई क्या करता है, 2 काम करता है, या तो फॉरेन एक्सचेंज को सेल करता है या फॉरेन एक्सचेंज को बाय करता है। जब सेल करता है तो फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई बढ़ जाती है, और अगर वो बाय करता है तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। अब सप्लाई बढ़ने से क्या होगा उसका इफेक्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। डायग्राम पे दिखा देता हूँ। अगर आप सप्लाई बढ़ा दोगे तो रेड कर्व पे फोकस करना, तो आपकी सप्लाई का कर्व ऐसे राइट में शिफ्ट हो जाएगा, और सप्लाई का कर्व राइट शिफ्ट होते ही जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो चेंज हो जाएगा, जिससे आपका रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। और अगर इसका उल्टा करूं कि जब आरबीआई डॉलर्स बाय करती है तो रेड कर्व पे फोकस करना, तो उससे क्या होता है, उससे डिमांड बढ़ जाती है। तो डिमांड जो है यानी कि ये राइट शिफ्ट हो जाती है, तो उससे फिर आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज हो जाएगा और रेट बढ़ जाएगा। अब ऑलरेडी हम करेंसी हमारी डेप्रीशिएटेड है ना, तो ऐसे में आरबीआई को क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, सेल करना चाहिए, है ना। तो इसका जो आंसर है वो यही है कि आरबीआई क्या करेगी, डॉलर्स को सेल करेगी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, ठीक है। उसके बाद सेकंड, डैश इज अ सिचुएशन व्हेन मैनेज्ड फ्लोटिंग इज एक्सरसाइज्ड बाय सेंट्रल बैंक। तो ये तो आपको पता होगा, किसमें डर्टी फ्लोटिंग लिखवाया भी था। मैनेज फ्लोटिंग को हम क्या बोलते हैं एक तरह से, इसीलिए डर्टी फ्लोटिंग बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर आरबीआई जो होता है वो मैनेज करता है रेट को, मतलब मैनिपुलेट करता है ना। थर्ड, डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी लीड्स टू। बीओपी में अगर डिसइक्विलिब्रियम है ना, बीओपी में डिसइक्विलिब्रियम है, मतलब कि आपको बीओपी का कॉन्सेप्ट अगर याद हो, हाँ, तो डिसइक्विलिब्रियम हम ऐसी सिचुएशन को बोल सकते हैं कि जिसमें आपकी रिसिप्ट्स एक तरह से कम है या पेमेंट्स जो है वो ज़्यादा हैं, एंड वाइस वर्सा। तो अब कह रहा है अगर डिसइक्विलिब्रियम होगा बीओपी में तो इससे क्या होगा, बोथ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व विद आरबीआई। तो कुछ भी हो सकता है, अगर रिसिप्ट कम है तो फिर रिज़र्व कम होने शुरू हो जाएंगे, और रिसिप्ट ज़्यादा है मतलब उल्टा है, हालांकि हमारे देश में उल्टा होता नहीं है, तो फिर रिज़र्व बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो कुछ भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, डिसइक्विलिब्रियम अगर है तो। उसके बाद फोर्थ, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर ट्रांजेक्शन एंड बीओपी आर कॉल्ड। कौन सी होती हैं वो ट्रांजेक्शन्स जो इंडिपेंडेंट हैं, मतलब जिनका
बाकी ट्रांजैक्शन से कोई लेना देना नहीं है, लिखवा रखा है मीनिंग में। इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शंस कौन से होते हैं बीओबी में? ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन, ठीक है, हम उन्हें क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन। क्योंकि एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन जो होती हैं वो बीओपी के डेफिसिट को कवर करने के लिए होती हैं, और ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन को इसीलिए कौन सी बोला जाता है? इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शंस, ठीक है, याद रखना है। फिफ्थ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मनी एंड हाई पावर मनी? तो है इसके बारे में कुछ पता? तो वैसे तो ये हाई पावर्ड मनी जो है ये मतलब हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसको हम क्वेश्चन को मतलब काट देते हैं, नहीं करते, तो इसको इग्नोर मार दो। तो मतलब पास्ट ईयर क्वेश्चन है, तो पहले कभी था तो इसलिए क्वेश्चन है, लेकिन अभी हाई पावर्ड मनी जो है हम लोग नहीं पढ़ते, ठीक है, तो ये क्वेश्चन छोड़ दो। चलो सिक्स्थ, गिविंग रीज़न क्लासीफाई द फॉलोइंग एज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, तो आपको रीज़न के साथ बताना है कि कौन सा टैक्स डायरेक्ट है और कौन सा टैक्स इनडायरेक्ट है। तो 1 से बताओ। सबसे पहले इनकम टैक्स, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स, और रीज़न? नहीं, ये तो रीज़न नहीं है। हाँ, इसमें आपको ये रीज़न लिखना है ढंग से कि इसमें जो बर्डन है और जो लाइबिलिटी टू पे है, हाँ, वो सेम पर्सन पे है। तो इनकम टैक्स जो होता है वो हमारी ही लाइबिलिटी होता है और हम ही को पे करना पड़ता है, तो जिस पे बर्डन होता है उसी की लाइबिलिटी होती है, सेम पर्सन, इसीलिए ये डायरेक्ट टैक्स है। हाँ स्वास्थी जी, दोनों इंक्लूड होंगे बिल्कुल, इसीलिए आंसर बोथ था। उसके बाद जीएसटी इनडायरेक्ट है, और इसमें क्या रीज़न लिख दोगे? हाँ, मतलब कि इसमें जो बर्डन होता है और लाइबिलिटी टू पे वो डिफरेंट पर्सन्स पर होती है। बर्डन किसी और पे लाई करता है, कंज्यूमर पर, जबकि लाइबिलिटी शॉपकीपर की होती है। कॉरपोरेट टैक्स, तो ये आपको कैसे पता? क्योंकि कंपनीज पे जो टैक्स लगता है उसको कॉरपोरेट टैक्स बोलते हैं, तो वो भी डायरेक्ट ही होता है, रीज़न तो सेम हो जाएगा। उसके बाद कैपिटल गेन्स टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स क्या होता है? नहीं, डायरेक्ट टैक्स तो होता है, वो तो तुक्का मार दिया आपने। हाँ, वेरी गुड। तो देखो, जैसे आपने कोई शेयर खरीदा 100 रुपये का, कितने का शेयर खरीदा? 100 रुपये का, फिर उसको आपने बेच दिया 150 रुपये में। कितने में बेच दिया? 150 रुपये में। तो बताओ कितना मुनाफा हुआ? 50। तो मुनाफे को अंग्रेज़ी में कहते हैं कैपिटल गेन। खासकर ये मुनाफा जो है जब हम शेयर्स में, यानी कि या किसी इन्वेस्टमेंट को खरीद बेच कर कमाते हैं, तो सरकार ये कहती है चेतन बाबू कि ये जो 50 रुपये मुनाफा हुआ है ना, इस पर टैक्स दो। तो इस टैक्स को कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स। तो जब आप शेयर बाज़ार में मुनाफा कमाओगे तो सरकार उस मुनाफे पर आपसे टैक्स भी लेगी, तो ये डायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। तो ये भी आप ही पे बर्डन है और आप ही को पे करना होता है, ठीक है जी। चलो 7th बताना है अच्छे से, फिर इसका एग्ज़ाम का वो भी बताऊंगा कि कैसे लिखना है। वाई आर फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इन्वर्सली रिलेटेड? चलो, तो इसके लिए पहले 5 मिनट आपको देता हूँ, करो पहले आप सॉल्व करो, थोड़ा सा लिखो। 3 नंबर का ये सोच के लिखना कि हमें एग्ज़ाम में लिख रहे हैं, ठीक है। सारी बातें चेक करूँगा, ढंग से लिखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए कि वाई आर फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इन्वर्सली रिलेटेड, ठीक है। 3 नंबर का है, एक्सप्लेन करना है। चलो, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर कैसे करना है, या इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कैसे अटेम्प्ट करना है। देखो, इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट और डिमांड का इन्वर्स रिलेशन क्यों है, ठीक है। तो 2 चीज़ें हैं, एक है फॉरेन एक्सचेंज रेट और एक है डिमांड, और वो पूछ रहा है इन्वर्स रिलेशन क्यों है, ठीक है जी। तो देखो, पहले बेसिक चीज़ समझा देता हूँ। जो फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है ना,
और जो फॉरेन एक्सचेंज की मतलब डिमांड होती है, कुछ भी समझ लो, उसमें इन्वर्स रिलेशन है, ये तो हमको पता ही है, हमने डिमांड इसका बना रखा है, नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, ठीक है। तो आप डायग्राम तो ये बनाओगे ही सबसे पहले, ठीक है। फिर इस डायग्राम पर आप इस तरह से शो कर सकते हो, जैसे मैं शो कर रहा हूँ, क्या है वो बता देता हूँ अभी। पहले आप रेट 1 ले लो, रेट 1 को मान लो कि लेट से $1 इज इक्वल टू 80 रुपये, तो उस समय आपकी क्वांटिटी होगी Q0। अब ये रेट आप दूसरा बढ़ा कर दिखा दो R2 कि लेट से $1 हो गया ₹90, तो अब हमारी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब Q1 Q2 ले लो, है ना। अब इसका रीज़न देना है कि ऐसा क्यों होता है कि जब लेट से कि रेट अगर बढ़ रहा है तो क्वांटिटी कम क्यों हुई, वाई। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि रीज़न बताओ कि इन्वर्स रिलेशन क्यों है। तो डायग्राम तो आपको ये बनाना ही है, ये तो कंपलसरी हो गया एग्जाम में, ठीक है। अब क्या 3 रीज़न लिखोगे आप कि क्यों होता है, बताओ। कि अगर रेट बढ़ा तो क्या होगा, क्या, हाँ वो तो हो गया, तो उससे क्वांटिटी डॉलर की क्यों कम हो रही है। मुद्दा ये है कि वाई क्वांटिटी, रेट बढ़ने से क्वांटिटी कम क्यों हुई, ये आपको बताना है। तो ये हमने लिख रखा है, वैसे पढ़ रखा है, बताओ। हाँ, क्योंकि आपको ये लिखना है कि रेट बढ़ने से जो फॉरेन गुड्स होते हैं, अब ये कीवर्ड देख लेना कि आपके आंसर में है कि नहीं। फॉरेन गुड्स जो हैं वो कॉस्टलियर हो जाते हैं, और उसकी वजह से जो आपके इम्पोर्ट्स हैं वो क्या होंगे, कम। तो जब आप कम इम्पोर्ट्स करोगे तो फिर आपकी डॉलर की क्वांटिटी भी क्या होगी, या डॉलर की आपकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपका पहला रीज़न ये पॉइंट ज़रूर कवर करना चाहिए कि रेट बढ़ने की वजह से फॉरेन गुड्स कॉस्टलियर हो जाते हैं, जिसकी वजह से इम्पोर्ट्स कम होंगे, और इसी वजह से इसीलिए डिमांड कम हो जाती है। या फिर उल्टा लिखो, इस कहानी का उल्टा। नहीं, दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही लिखना है भाई। इन्वर्स रिलेशन ही तो प्रूफ करना है, हो तो गया प्रूफ। रेट बढ़ रहा है, क्वांटिटी कम हो रही है, तो बस हो गया इन्वर्स रिलेशन प्रूफ। तो उल्टा लिख के थोड़ी ना कुछ हासिल होगा, वो तो बेवकूफ़ बनाने की बात होगी एग्जामिनर को कि अब अगले पॉइंट में उल्टा लिख रहे हैं, सॉरी, कि रेट कम हो रहा है तो फॉरेन गुड्स सस्ते हो रहे हैं तो हम इम्पोर्ट्स बढ़ा देंगे, वो नहीं लिखना। बस आपको तो इन्वर्स रिलेशन शो करना है। अच्छा, दूसरा रीज़न क्या दोगे या क्या दे सकते हो, हाँ, कि रेट बढ़ने से आप, अब दूसरा रीज़न ये दे सकते हो कि जो टूरिज़्म है, मतलब जो हमें बाहर घूमने जाना है, अब आप मान लो आप सोच रहे थे मैं यूएस घूमने जाऊंगा, फॉरेन कंट्री, तो अब रेट बढ़ गया, डॉलर महंगा हो गया, तो अब क्या आप बाहर घूमने जाओगे, नहीं जाओगे। तो मतलब बाहर घूमने का जो आपका टूरिज़्म है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो जब आप बाहर कम घूमने जाओगे तो डॉलर की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो दूसरा रीज़न आपको टूरिज़्म से जोड़ के मतलब लिखना है। और तीसरा आप लिख सकते हो जो आपने बोला, गिफ्ट्स वाला मत लिखो, बेकार होता है। गिफ्ट का हमें क्या करना, वो भाई हमारा कज़न भेजे ना भेजे हमें क्या मतलब, गिफ्ट वाला पॉइंट छोड़ो। आप लिखो अच्छा पॉइंट, इन्वेस्टमेंट वाला। अब डॉलर अगर महंगा हो गया और आपको यूएस में प्रॉपर्टी खरीदनी थी, तो अब क्या खरीदोगे आप, नहीं खरीदोगे, है ना। मतलब इन्वेस्टमेंट अब आप कम करोगे। तो जब इन्वेस्टमेंट कम करोगे तो डॉलर की डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपको 3 मेन पॉइंट्स मतलब अगर कवर करने हैं तो ये याद रखना, ये 3 वाले करना। तो ऐसी सप्लाई का भी पूछ सकता है, ऐसी मतलब कुछ भी पूछ सकता है। तो ये 3 पॉइंट्स कवर होने चाहिए जो इन्वर्स रिलेशन शो करेंगे, और साथ में डायग्राम मस्ट है बनाना। तो समझ गए, क्लियर हो गया क्या है। चलो, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, तो ठीक है ना। तो रेट बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, और क्यों कम हो जाएगी उसके 3 रीजंस बेसिकली लिखने हैं आपने। उससे हमें मतलब नहीं, हम तो डिमांड की बात कर रहे हैं। फॉरेनर आए घूमने यहाँ पे, तो उससे तो सप्लाई बढ़ेगी, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, एक बच्ची कह रही है, ठीक है। तो समझ गए भाई, देख लो अपने अच्छे से, दोबारा बता देता हूँ। हमसे क्वेश्चन डिमांड का रिलेशन पूछ रहा है, सप्लाई का नहीं पूछ रहा। एक बच्ची कह रही है कि सर फॉरेनर्स इंडिया घूमने ज़्यादा आएंगे, तो आने दो, अपने हो गया। क्वेश्चन तो डिमांड के एंगल से बताना है आपको।
ठीक है, तो आप डिमांड और प्राइस के इन्वर्स रिलेशन के लिए 3 ही रीजंस लिखना सबसे इम्पॉर्टेंट। चलो, तो अब अपना रजिस्टर निकाल के तैयार रहना। अब 4 क्वेश्चंस मैं पहले पढ़ रहा हूँ, फिर आपको दूंगा, फिर एक साथ ही डिस्कस कर लेंगे ताकि 1 बाय 1 में टाइम वेस्ट ना हो। तो क्वेश्चन नंबर देखो 8 है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो एक तो ये करना। 9th है, यूजिंग ए हाइपोथेटिकल न्यूमेरिकल एग्जाम्पल एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ राइज इन रिवर्स रिजर्व रेशियो ऑन क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। ठीक है, एक ये करना। 10th में है, डिस्टिंग्विश बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स, एक ये करना। और 11th, तो 4 क्वेश्चन जो है ये आपकी आंखों के सामने है, तो इसके लिए मैं आपको दे देता हूँ 20 मिनट्स। ठीक है, मैक्सिमम। तो चारों के आंसर्स पहले अपने अपने फ्रेम करना, 3 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर और 4 नंबर के हिसाब से, फिर एक साथ डिस्कस करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना। फिर उसके बाद तो इजी क्वेश्चंस होंगे, वो एक साथ ही कर लेंगे कवर। चलो, तो मैं अब डिस्कस कर लेता हूँ और मैं आपको बिल्कुल सही तरीका बताऊंगा कि कैसे करना है, आपको एग्जाम में क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 8 था, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो इसमें कुछ बच्चों ने क्या कर रखा था, मैंने चेक करा, तो अब मीनिंग तो आप लिख ही दोगे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का, वो तो ओरली सुना दो। रेपो रेट कौन सा होता है, जब हाँ, जब कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेती है फॉर शॉर्ट पीरियड, तो बदले में इंटरेस्ट देती है, वो हो गया रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट में कमर्शियल बैंक जब सेंट्रल बैंक को पैसा देती है, तो बदले में सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट जो देती है, वो हो गया रिवर्स रेपो रेट। लेकिन खाली मीनिंग लिख के नहीं छोड़ना है ना, कुछ बच्चों ने खाली मीनिंग लिख के छोड़ा। अब ये मतलब इनका यूज़ क्या है, आरबीआई इनको एज ए टूल्स कैसे यूज़ करती है, वो ज़रूर मेंशन करना है, क्योंकि उसने पूछा है कि इनका कॉन्सेप्ट क्या है, तो आपको ये बताना पड़ेगा। तो बताओ क्या बताया है। हाँ, कि जब इन्फ्लेशनरी सिचुएशन होती है तब आप बताओगे कि आरबीआई रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट्स को बढ़ा देती है ताकि क्रेडिट कंट्रोल हो जाए। और जब डिफ्लेशनरी सिचुएशंस होती है तो आरबीआई रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को कम कर देती है, सो दैट क्रेडिट जो है वो एक्सपैंड हो जाए या मनी सप्लाई बढ़ जाए। ये लिखना है। ठीक है, अच्छा, अब देखो इस आंसर को मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, इस आंसर को आकर्षक कैसे बना सकते हो। अंग्रेजी तो लिख ही लोगे है ना, या किसी भी आंसर को आप आकर्षक कैसे बना सकते हो। तो आप जो लिखते हो उसको एक फ्लो चार्ट या प्रेजेंटेबल बना सकते हो। तो जैसे आपने लिखा कि रेपो रेट बढ़ गया है ना, तो इसको ऐसे बाद में ये आंसर का पार्ट, मतलब आंसर तो इंग्लिश लिख ही लोगे, लेकिन अपने आंसर की कंक्लूजन को या क्रक्स को एग्जामिनर तक अच्छे तक पहुंचाने के लिए ऐसे लिख सकते हो कि रेपो रेट बढ़ गया या रिवर्स रेपो रेट बढ़ गया, है ना। तो इससे क्या होता है, इन दोनों चीज़ों से, मतलब इससे होता है क्रेडिट कंट्रोल होता है। ठीक है, तो ये मेंशन कर सकते हो कि इससे क्या होता है, क्रेडिट कंट्रोल होता है। और अगर मतलब रिवर्स रेपो रेट कम करता है आरबीआई या रिवर्स रेपो रेट कम करता है आरबीआई, तो इससे क्या होता है, क्रेडिट एक्सपैंड होता है, पैसा ज़्यादा पहुंचता है। ठीक है ना। तो आप जो लिखते हो उसको एक छोटे फ्लो चार्ट में या इस तरह के प्रेजेंटेबल तरीके से और अपने आंसर की खूबसूरती बढ़ा सकते हो। तो इससे क्या होता है, आपका आंसर और अच्छा प्रेजेंटेबल हो जाता है ना। फिर एग्जामिनर आपको पूरे मार्क्स देगा। समझ गए बात। चलो, तो ये तो खैर ठीक था क्वेश्चन का आंसर। अब 9th क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन ये सीख लेते हैं। इसमें कह रहा है, यूजिंग ए हाइपोथेटिकल न्यूमेरिकल एग्जाम्पल एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ राइज इन रिजर्व रेशियो ऑन क्रेडिट क्रिएशन। यानी कि अगर रिजर्व रेशियो बढ़ जाएगा तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा क्रेडिट क्रिएशन पर, और कह रहा है इस बात को न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से समझाना है। चलो, तो लिखा इसका आंसर, मतलब लिखा तो होगा लेकिन मैं फिर भी मैं पूरा बता देता हूँ, फिर आप चेक करना कि आपने वही लिखा या नहीं लिखा। ठीक है, देखो आपको इसमें क्या क्या बातें कवर करनी चाहिए। सबसे पहले तो आप बताओगे कि मनी मल्टीप्लायर क्या होता है।
तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/LRR। अब उसने लेकिन LRR की जगह खाली RR दे रखा है, उसने क्या दे रखा है, रिजर्व रेशो। तो आप भी अपने आंसर को LRR की जगह खाली RR लिख लो। वैसे तो आपको पता है ना मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है, 1/लीगल रिजर्व रेशो LRR, लेकिन क्वेश्चन ने लीगल रिजर्व रेशो की जगह क्या दे रखा था, रिजर्व रेशो। तो आपको ये चालूगिरी सीखनी है कि क्वेश्चन अगर लीगल रिजर्व रेशो देने की बजाय रिजर्व रेशो दे रहा है तो आप अपने आंसर को भी उसी के क्वेश्चन के हिसाब से ढाल लो। समझ गए पहली बात। तो मनी मल्टीप्लायर क्या हो गया, 1/LRR, लेकिन मतलब एग्जाम में ये लिख लेगा, ठीक है। फिर अब दूसरा बताओगे कि क्रेडिट क्रिएशन या टोटल क्रेडिट जो होता है वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वेरी गुड, इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर, ठीक है, इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर। तो ये क्रेडिट क्रिएशन बोलते हैं या टोटल, मतलब कह सकते हो मनी कह सकते हो, है ना, ये टोटल क्रेडिट क्रिएशन ही लिख देते हैं, है ना। तो इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर, पहले फॉर्मूला याद आ गया, पहले यहाँ तक ओके हो गया। अब क्वेश्चन ने जो पूछा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसने क्या पूछा है। उसने ये पूछा है कि अगर मनी मल्टीप्लायर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, और कह रहा है एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से समझाओ। तो आपको दो केस लेने हैं, मतलब सॉरी उसने पूछा है कि अगर रिजर्व रेशो बढ़ जाएगा तो क्या होगा, तो आपको दो केस लेने हैं, कुछ भी ले सकते हो, ये एज्यूम करना है आपको क्योंकि न्यूमेरिकल एग्जाम्पल तो आप अपने हिसाब से बना रहे हो, ठीक है। तो पहले केस में मैं रिजर्व रेशो ले लेता हूँ 0.5 और दूसरे केस में मैं रिजर्व रेशो ले लेता हूँ क्योंकि बढ़ाने को कह रहा है 0.8, ठीक है। तो जब मैं पहले केस में रिजर्व रेशो ले लेता हूँ 0.5 तो मेरा मनी मल्टीप्लायर कितना आएगा निकालो, और दूसरे केस में भी निकालो, करना सॉल्व। 1/0.5 2 और 1/0.8, सर ये क्या पूछ रहे हो, 1.25, ठीक है, मतलब ये आ जाएगा, ठीक है। अब फिर आप इनिशियल डिपॉजिट कुछ भी एज्यूम कर लो, मान लो इनिशियल डिपॉजिट जो मन करे वो मान लो, बताओ कितने रुपए मानना है, 1000, तो मान लो आप इनिशियल डिपॉजिट है 1000 रुपये। तो पहले केस में आपका टोटल मनी या टोटल क्रेडिट कितना क्रिएट हो रहा है पहले केस में, अब लगाओ फॉर्मूला, मनी मल्टीप्लायर इनटू इनिशियल डिपॉजिट 2000, और दूसरे केस में 1250, है ना। तो आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। एक बच्चा पूछ रहा है सर ये 0.8 आपको कैसे पता चला, भाई आप कुछ भी एज्यूम कर लो। उसने कहा था रिजर्व रेशो बढ़ना चाहिए, बस आप 0.6 ले लो, आप 0.7 ले लो, आप 0.9 ले लो, आपका जो दिल करे वो ले लो, है ना। लेकिन निष्कर्ष क्या निकला, क्रेडिट क्रिएशन 2000 से 1250 हो गया, तो निष्कर्ष क्या निकला, क्रेडिट क्रिएशन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो अब इससे फाइनल कंक्लूजन क्या लिखोगे आप एग्जाम में प्यारे बच्चों, कि रिजर्व रेशो के बढ़ने की वजह से क्रेडिट क्रिएशन क्या हुआ, कम हो गया। बिल्कुल सही है ना, कि रिजर्व रेशो के बढ़ने की वजह से क्रेडिट क्रिएशन क्या हो गया, कम हो गया। तो देयरफॉर कैसा रिलेशन बन गया, इनवर्स रिलेशन। तो आपको ये लिखना है, समझ गए। तो ये नोट कर लो चाहे छोटा सा डेमो, ताकि आपको याद रहे कि भाई करना क्या, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम का। तो ये पूरा आंसर बन गया। तो पहले आप मनी मल्टीप्लायर बता दो फॉर्मूला, फिर टोटल क्रेडिट क्रिएशन बता दो फॉर्मूला, और फिर न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देकर आपको ये प्रूफ करना है कि रिजर्व रेशो के बढ़ने की वजह से क्रेडिट क्रिएशन कम हो गया। बस इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, तो क्लियर हो गया वाला, समझ गए थे कहानी। तो ये मतलब अच्छा क्वेश्चन था 9th। बाकी 10th तो चलो मैं टिक लगा देता हूँ, वो तो सबने सही ही करा है।
डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसमें तो कोई चर्चा की बात नहीं है, ये तो आप टैबुलर फॉर्मेट में करना, क्योंकि उसने क्वेश्चन ही डिस्टिंग्विश बिटवीन के हिसाब से दे रखा है। तो इसमें आप 4 पॉइंट्स कवर कर सकते हो, वो बर्डन वाला पॉइंट है ना, एग्जाम्पल दे सकते हो, और प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव वाला बता सकते हो, और किसके साथ, किसके साथ, वो तो हम मतलब वो प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव हो गया कि इनकम बढ़ने पर टैक्स ज़्यादा लगेगा बर्डन, इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होएगा। और बाकी हाँ, डायरेक्ट टैक्स कंपनीज और इंडिविजुअल्स पे लगता है, और इनडायरेक्ट टैक्स प्रोडक्ट्स पे लगता है, कमोडिटीज़ या सर्विसेज पे लगता है ना। चलो, तो मतलब ये तो खैर एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, इस पर टाइम वेस्ट क्या ही करना। ठीक है, तो एक हो गया मीनिंग, दोबारा बता देता हूँ, एक हो गया प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव, एक हो गया कि ये पर्सन्स पे लगता है या कंपनीज पे लगता है, और ये प्रोडक्ट पर लगता है, और एक हो गया एग्जांपल्स, डायरेक्ट का इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का जीएसटी। चलो 11th, बहुत ही ज़्यादा हॉट क्वेश्चन, रोहित ने तो छोड़ दिया था शक्ल देखते ही। ए पॉलिसी इनिशिएटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट हैड एन, अब आगे पढ़ो मेन वर्ड, कह रहे भारत सरकार ने एक पॉलिसी इनिशिएट करी है जिसका एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा है ऑन द वैल्यू ऑफ रूपी। ये कीवर्ड्स हैं कि जिसका एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा है ऑन द वैल्यू ऑफ रूपी अबाउट द फॉरेन एक्सचेंज। तो सबसे पहला 1 नंबर में तो उसने यही पूछ लिया आपसे कि व्हाट डज दिस इंडिकेट, कह रहा बताओ ये क्या इंडिकेट कर रहा है। वेरी गुड, सही आंसर दिया। तो आपका 1 नंबर तो इस कीवर्ड का आएगा कि इसका मतलब कि करेंसी डेप्रीशिएट हो गई हमारी, क्योंकि एडवर्स इफेक्ट का मतलब है बुरा प्रभाव, है ना। तो इसका मतलब हमारी करेंसी जो है वो डेप्रीशिएट कर गई, ये आप कह सकते हो। चलो ठीक हो गई बात। हाँ, डीवैल्यूएशन मत लिखना, मतलब आप करेंसी डेप्रीसिएशन ही लिखना। कुछ बच्चे कह रहे थे डीवैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन मत लिखो, आप कॉन्सेप्ट कोई नाम लिखो। तो कॉन्सेप्ट अपना क्या है कि हमारी होम करेंसी डेप्रीशिएट हो गई। अब उसने पूछा डिस्कस विद द हेल्प ऑफ ए न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। अब देखो ये बहुत बात इंपॉर्टेंट है, जब भी क्वेश्चन कहता है कि न्यूमेरिकल एग्जाम्पल की सहायता से बताओ, तो आपको फिर न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देना ही पड़ेगा। तो बताओ इसमें क्या न्यूमेरिकल एग्जाम्पल दे सकते हो आप। हाँ बिल्कुल सही। तो आप इसमें कोई भी छोटा सा मनगढ़ंत एग्जाम्पल बना लो कि मान लो $1 जो है पहले 75 रुपये का था, और अब $1 कितने का हो गया, 80 का हो गया। तो बस ये न्यूमेरिकल एग्जाम्पल हो गया। तो हमने बता दिया कि भाई देखो इस चीज़ को करेंसी डेप्रीसिएशन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, 1 नंबर इस बात का। तो 1 नंबर पॉइंट का, 1 नंबर इस न्यूमेरिकल एग्जाम्पल का। 2 नंबर आगे पूछ रहा है, कह रहा है ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स इफेक्ट, कह रहा है इसके प्रभाव बताओ क्या पड़ेंगे ऑन द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ द इकोनॉमी। तो इसके प्रभाव बताओ क्या पड़ते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर। एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाता है और इंपोर्ट डिक्रीज हो जाता है। और रीज़न बताओ क्यों होता है एक्सपोर्ट इंक्रीज, बिकॉज क्योंकि जो डोमेस्टिक गुड्स हैं हमारे वो चीपर हो गए, और इंपोर्ट्स कम क्यों हो जाते हैं, बिकॉज फॉरेन गुड्स जो हैं वो कॉस्टलियर हो गए। तो ये वो कीवर्ड्स हैं कि बस अब आप ये लिख दो, और बाकी इसके आजू बाजू में कुछ भी शोले की कहानी लिखाओ, तो भी एग्जामिनर आपको 4 नंबर दे देगा। ठीक है, आपको 4 नंबर किस बात के मिलेंगे, इन चारों बातों के, कि आपने करेंसी डेप्रीसिएशन पहचान लिया, आपने एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल दे दिया, आपने एक्सपोर्ट बढ़वा दिया, आपने इंपोर्ट कम करवा दिया, और उसका रीज़न बता दिया। ठीक है, समझ गए, तो क्लियर हो गए। ठीक है, तो ध्यान रखना, तो करेंसी डेप्रीसिएशन के 2 इफ़ेक्ट्स होते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा और इंपोर्ट कम हो जाएगा। चलो ठीक है जी। अब 12th करते हैं, ये तो ओरली सुना दो, वेरी सिंपल, साथ साथ ट्रू फॉल्स बताना है। ए,
Like other commercial banks, the RBI maintains a direct relation with the people. कि RBI का डायरेक्ट रिलेशन है लोगों के साथ, फॉल्स नहीं है, क्योंकि RBI पब्लिक के साथ डील नहीं करता. बी, टू इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी सेंट्रल बैंक रिड्यूसेस मार्जिन रिक्वायरमेंट. मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर कम करते हैं तो इससे मनी सप्लाई बढ़ जाएगा क्या? ट्रू, बढ़ जाएगा. ठीक है. सी, राइज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीजेज वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट यूज्ड बाय द ट्रेडर्स. और रीज़न ऊपर कवर हो ही गया. अगर मार्जिन बढ़ जाएंगे तो फिर तो क्रेडिट इंक्रीज नहीं होगा बल्कि डिक्रीज होगा, तो फॉल्स. डी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय कमर्शियल बैंक्स. तो कौन करता है परफॉर्म? आरबीआई. वेरी गुड, है ना. ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदना या बेचने का काम करती है वो कौन करती है? आरबीआई करती है. राइट, है ना. तो ये भी फॉल्स हो गया. चलो उसके बाद 3 क्वेश्चंस और है. पहले 13th का फर्स्ट, स्टेट 2 कंपोनेंट्स ऑफ M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई. तो सुनाओ M1 के 2 कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड विद द पब्लिक, ठीक है, और दूसरा डिमांड डिपॉजिट्स. ठीक है, बिल्कुल सही. विद कमर्शियल बैंक्स, मतलब पूरे ही लिख देना एग्जाम में, पंगे नहीं, है ना. डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स, और उसमें भी आपको लिखवाया था ब्रैकेट में ये भी लिख देना एक्सक्लूडिंग इंटर बैंक डिपॉजिट्स. वेरी गुड, है ना. तो एग्ज़ाम में पूरा ही लिख दो, पंगे नहीं करेंगे. उसके बाद सेकंड है, इलेबोरेट एनी 2 इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल एज एक्सरसाइज्ड बाय द आरबीआई. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इजी, लेकिन एग्जाम में आता है. क्रेडिट कंट्रोल पर आपका एक क्वेश्चन 100% आएगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी रूप में. तो आपको वैसे सारे इंस्ट्रूमेंट्स पता होने चाहिए, लेकिन चलो इसमें कोई भी 2 बताओ. तो आप इसमें रेपो रेट लिख सकते हो, रिवर्स रेपो रेट लिख सकते हो, CRR लिख सकते हो, LRR मतलब SLR लिख सकते हो, ओपन मार्केट ऑपरेशन लिख सकते हो, और अगर क्वालिटेटिव की तरफ जाना है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट लिख सकते हो, मॉरल सुएशन लिख सकते हो, है ना. तो मतलब जो दिल चाहे वो लिखो मज़े से. लेकिन हाँ, लिखने के बाद इनका एग्ज़ाम में क्या 2 बातें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. सबसे पहले इनका मीनिंग ज़रूर बताना. मान लो आपने रेपो रेट लिखा तो सबसे पहले लाइन में क्या बताओगे? उसका मीनिंग, और फिर उसका बताओगे कि आरबीआई करती क्या है, उसका इफ़ेक्ट क्या होता है. तो रेपो रेट का इफ़ेक्ट क्या होता है कि अगर रेपो रेट बढ़ा देगी आरबीआई तो क्रेडिट कम हो जाएगा. ठीक है. चलो 14th का डायग्राम बनाओ, कहानी मैं डिस्कस करता हूँ. हाउ इज़ द एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, एक्सप्लेन. ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, पास्ट ईयर में बहुत बार आया है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में आप एक्सचेंज रेट को कैसे डिटरमाइन करोगे. 6 नंबर का सोचो. डिमांड और सप्लाई के इंटरसेक्शन से मार्केट फोर्सेस के. ठीक है, तो बस मिल जाएंगे 6 नंबर हैं. डायग्राम के दे देगा 6 नंबर वो. तो मैं इसमें आपको एक हिंट दे रहा हूँ, मतलब मैं आपको एक परफॉर्मा बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को अगर आए 6 नंबर में तो क्या करना, बड़ा करने के लिए, लेंथ बड़ी करने के लिए, जो बहुत कम बच्चे करते हैं. आप इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स बनाना. ठीक है. पहले पार्ट में आप डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लिखना. ठीक है. उसमें ये बताना कि जब मतलब रेट बढ़ता है तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है. तो इसीलिए कैसा रिलेशन है? इन्वर्स रिलेशन है. तो आप एक डायग्राम पहले डिमांड का बनाना, फिर दूसरी हेडिंग डालना सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. ठीक है. ये बहुत ही स्पेशल चीज़ बता रहा हूँ आपको, ये बाज़ार में बहुत कम लोग करते हैं वाली. तो इसमें आप बताना कि रेट बढ़ेगा तो सप्लाई क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. तो कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है. तो एक पॉइंट बना लेना सप्लाई का. ठीक है. और फिर वो लिखना जो आप कह रहे हो.
बच्चा सीधा इस पर कूद जाता है। वो छोटे आंसर मतलब छोटा क्वेश्चन हो तो लिखना, अब 6 नंबर में कुछ तो कहानी चाहिए ना अपने को बड़ा आंसर बनाने के लिए। तो पहले आप डिमांड कवर करना, दूसरे पॉइंट में सप्लाई कवर करना, फिर बताना कि इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन होता है। उसमें वो कहानी आ जाएगी जो आप बता रहे हो कि मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के इंटरसेक्शन से। मतलब समझ गए ना कि आंसर का फ्लो कैसे चलेगा, पहले डिमांड आया, फिर सप्लाई आई, और फिर आप अपना जो मेन आंसर मुझे बता रहे हो वो बनाना है कि देखो भाई मार्केट में इक्विलिब्रियम सप्लाई और डिमांड के इंटरसेक्शन से पता लगता है। तो ये जो इक्विलिब्रियम बनेगा, इस रेट को हम कहेंगे कि भैया ये इक्विलिब्रियम रेट है ना। तो अब आपके आंसर की लेंथ बड़ी हो जाएगी, तो एग्जामिनर मतलब समझ जाएगा कि ठीक है बच्चा शातिर है। बाकी इसकी तो कहानी आपको पता ही है खैर कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का जो इक्विलिब्रियम है ई पॉइंट है, और फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो आर है। और थोड़ा सा और एक्सप्लेन अगर करना हो तो जो मैंने नोट्स में भी बनवाया वो भी आप मेंशन कर देना। 2 पॉइंट्स भी ले सकते हो, R1 और R2। तो अगर आपको याद हो स्टोरी, R1 के केस में मार्केट में क्या चल रही है, एक्सेस सप्लाई, और R2 के रेट में मार्केट में क्या चल रही है, एक्सेस डिमांड, है ना। लेकिन दोनों ही केसेस में फोर्सेस जो हैं वो अल्टीमेटली कहाँ ले जाते हैं रेट्स को, इक्विलिब्रियम की तरफ। तो आप अपने डायग्राम को ये और कर देना, तो वो मतलब पूरी तरह से इम्प्रेस हो जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा आपका, समझिए ना। तो 6 नंबर का ये क्वेश्चन कई बार पास्ट ईयर में आया है, तो इसको 6 नंबर के हिसाब से ही लिखना बड़ा करके, ठीक है ना। तो बस हिंट्स नोट कर लो। पहला पॉइंट डिमांड का, ठीक है सुप्रिया दीदी। दूसरा पॉइंट सप्लाई का, तो डिमांड में डिमांड कर्व, सप्लाई में सप्लाई कर्व, ठीक है। तो ये आपका हो गया लगभग 2 नंबर कवर। अब बचे हुए 4 नंबर की कहानी तो आप यहाँ से निकाल ही लोगे, है ना, कि भैया डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो इक्विलिब्रियम हो गया, ये रेट आ गया। R1 है तो एक्सेस सप्लाई है, R2 है तो एक्सेस डिमांड है, और दोनों केसेस के अंदर मार्केट फोर्सेस लेकिन वापस से इक्विलिब्रियम पर रीच कर जाते हैं चेंजेस की वजह से। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये वाला भी। चलो लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन। ये भी 6 नंबर का है, तो मैं इसका आपको फ्लो बता दूंगा एग्जाम में कैसे करना है। इसमें कह रहा है एक्सप्लेन द क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है, 6 मार्क्स का है। तो क्वांटिटेटिव मेथड्स बताओ कौन से थे। क्वांटिटेटिव, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, CRR, SLR। तो अब 6 नंबर के लिए क्या करोगे बताओ एग्जाम में। हाँ, वही जो नीचे वाले में बताया था, सबके मीनिंग लिखने, मतलब पहले आप मैं आंसर का एक फ्लो बता देता हूँ कैसे करना है। तो आपको 4 पॉइंट्स लिखने क्वांटिटेटिव मेजर्स के। तो जो आपका मेन पॉइंट होगा वो बक्से में लिखना, फिर उसका मीनिंग आएगा, और मीनिंग के नीचे क्या आएगा, उसका इफ़ेक्ट, कि जब RBI इसको बढ़ाती है तो ऐसा ऐसा हो जाता है, ठीक है। मतलब एक पॉइंट आपका ऐसा नज़र आएगा। सिमिलरली सेकंड पॉइंट हेडिंग आएगी, उसका मीनिंग आएगा, फिर RBI का इफ़ेक्ट आएगा, फिर थर्ड पॉइंट और फिर फोर्थ पॉइंट। बाकी सबके मीनिंग और वो तो क्लियर है, CRR SLR क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है ना, और बैंक रेट रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। चलो, तो क्लियर होगी कहानी। चलो डन। तो ये पूरे आपके 50 नंबर के थे क्वेश्चंस कंप्लीट।